जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय सेना को रिसीव हुआ AK-203 असॉल्ट राइफल का नया बैच। SSB ने भारत नेपाल सीमा से पकड़े नेपाल की जेलों से भागे 5 कैदी। नेपाल क्राइसिस के बीच ISI का भारत के खिलाफ साई ऑप्स। मार्टिन बेकर ने एक्सपोज किया पाकिस्तानी एयरफोर्स की मिराज 5 क्रैश वाली रिपोर्ट को। और पहली बार नेटो के जेट्स ने शॉट डाउन किए रशियन ड्रोन्स। इंडियन आर्मी को अमेठी में स्थित इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड से 5000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स का एक और बैच रिसीव हुआ है और इस वाले बैच को मिलाकर भारत में बनी अभी तक की 53,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स आर्मी को डिलीवर कर दी गई हैं। और अभी तक AK-203 में 50% तक के स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लिया गया है और जबकि अक्टूबर तक इसमें 70% तक के स्वदेशीकरण को प्राप्त करने की उम्मीद है। और वहीं इस वर्ष के अंत तक यानी कि दिसंबर 2025 तक भारत AK-203 की मैन्युफैक्चरिंग में 100% स्वदेशीकरण को प्राप्त कर लेगा और 100% स्वदेशी AK-203 जानी जाएगी शेर के नाम से। और इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी तरह से स्वदेशी होने के बाद फिर जो अमेठी फैसिलिटी है ये हर महीने 12,000 राइफल्स को प्रोड्यूस करेगी, यानी कि हर 100 सेकेंड्स में एक राइफल। और जो 6 लाख AK-203 राइफल्स का ऑर्डर है तो वो दिसंबर 2030 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी को अभी तक जितनी भी AK-203 असॉल्ट राइफल्स डिलीवर की गई हैं तो किसी भी राइफल की कोई भी कंप्लेंट्स अभी तक नहीं आई हैं। बाकी इन राइफल्स को दूसरी कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट करने की योजना है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी को अपने इन हाउस इनोवेशन का पेटेंट प्राप्त हुआ है और ये इनोवेशन है ऑटोमेटिक टारगेट क्लासीफाइंग सिस्टम, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और इस सिस्टम को विकसित किया है भारतीय सेना के कर्नल कुलदीप यादव ने। और इसकी खास बात यह है कि ये जो इनोवेटिव सॉल्यूशन है तो ये ऑटोनॉमसली रडार पर टारगेट्स को आइडेंटिफाई और क्लासीफाई कर सकता है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, और जो कि निश्चित रूप से आर्मी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नेपाल की करंट सिचुएशन के बारे में आप सभी को अच्छी तरह से जानकारी होगी ही। और हमारे देश में कुछ लोग हैं और कुछ देश के बाहर भी हैं जो कि अपने आप को भारतीय बोलते हैं, तो उनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसी स्थिति बने। खैर उस पर भी हम अभी आएंगे अगले अपडेट में। पहले इस वाले अपडेट की बात करते हैं। तो अपडेट यह है कि नेपाल की करंट सिचुएशन को देखते हुए भारत ने नेपाल के साथ लगे बॉर्डर्स पर अलर्ट जारी किया है। भारत की फोर्सेस पूरी तरह से सतर्क हैं। और इसी बीच एक जानकारी ये सामने आई है कि नेपाल की जेलों से भागे हुए 5 कैदियों को SSB ने पकड़ा है, जो कि भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। और इनको पकड़ा गया उत्तर प्रदेश की सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में भारत नेपाल बॉर्डर के पास से। और बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन और लीगल एक्शन के लिए इन कैदियों को लोकल पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया था। और ऑफिशियल से कहना है कि SSB ने इनको इसलिए भी पकड़ा है क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए कोई भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ्स नहीं थे। और इनिशियल इंक्वायरी में सामने आया कि ये नेपाल की जेल में बंद थे, जो कल ही वहाँ की जेल से भागकर आए हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि नेपाल के काठमांडू स्थित दिल्ली बाजार जेल से बड़ी संख्या में कैदी फरार हुए हैं। बाकी नेपाल में अब आर्मी डिप्लॉय हो चुकी है, सिचुएशन को कंट्रोल किया गया है और वहाँ की जेल के आसपास भी आगे के एस्केलेशन को रोकने के लिए आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। वहीं इसके अलावा PTI न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट ये भी देखने को मिली है जिसमें बताया गया है कि एक नेपाली नागरिक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी ISI को इंडियन सिम कार्ड्स सप्लाई कर रहा था। और कहा जा रहा है कि इस नेपाली नागरिक को पाकिस्तान की ISI ने लालच देकर फंसाया था कि इसे US का वीज़ा दिया जाएगा और पत्रकारिता में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और इस व्यक्ति की पहचान प्रभात कुमार चौरसिया के तौर पर हुई है, जिनकी उम्र 43 साल है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर एरिया से 28 अगस्त को एक टिप ऑफ के बाद गिरफ्तार किया गया था। और ISI के झांसे में आकर इसने न केवल इंडियन सिम कार्ड्स उनको सप्लाई करने के लिए सहमति दी, बल्कि इसके साथ साथ उसने भारत के कुछ सेंसिटिव डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स जैसे कि DRDO आर्मी यूनिट्स तो उनकी इन्फॉर्मेशंस को भी इकट्ठा करने के लिए सहमति दी थी। और इसके पास से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ के कम से कम 16 सिम कार्ड्स बरामद किए गए। और ये सिम कार्ड्स पहले नेपाल भेजे जाते थे और फिर वहाँ से इन्हें ISI ऑपरेटिव्स को हैंडओवर किया जाता था। और इन 16 में से 11 सिम कार्ड्स लाहौर, बहावलपुर और पाकिस्तान के अन्य प्लेसेस से व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय थे। ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो लाइट वेट वाला नया वर्जन है, जो कि ब्रह्मोस NG के नाम से जाना जाता है, NG का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन, तो इस मिसाइल के डिज़ाइन पर अभी काम चल रहा है, जो कि 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके पूरा होने के बाद ही अगले साल यानी कि 2026 के ही अंत तक इसकी ऑटोनॉमस टेस्टिंग्स कंडक्ट की जाएंगी। बाकी ब्रह्मोस NG की जो फ्लाइट रेंज है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा होगी और अपने ओरिजिनल वेरिएंट के कंपैरिजन में इसका वजन हाफ होगा, यानी कि लगभग 1.29 टन्स। और इम्प्रूव्ड मैन्यूवरेबिलिटी, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, लो रडार सिग्नेचर्स, तो इन सभी फीचर्स के साथ ब्रह्मोस NG का जो प्रोडक्शन है
वो 3 से 5 वर्षों में शुरू होने की उम्मीद है। और इस मिसाइल को तेजस, रफाल, मिग-29 तो इस तरह के सभी फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। और साइज़ में छोटा होने के चलते तेजस मार्क 1 जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी अपने साथ कम से कम 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स को कैरी कर सकेंगे। वहीं जो सुखोई Su-30 MKI जैसे फाइटर्स हैं वो 3 से 4 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स को कैरी कर सकेंगे। अभी वर्तमान समय में जो ब्रह्मोस मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन है वो केवल एक ही एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट होता है और वो है सुखोई Su-30 MKI। और ब्रह्मोस एनजी को बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य ये भी था ताकि इस मिसाइल को हम सभी एयरक्राफ्ट से इस्तेमाल कर सकें। बाकी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैपेबिलिटी किस लेवल की है तो वो तो हमारे निकम्मे पड़ोसी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और हम ब्रह्मोस को लेकर बस यही कहते हैं कि अगर ये गलती से भी लॉन्च हो तो भी इससे पता होता है कि कहाँ जाना है। तो जैसे कि हमने आपको पिछले डिफेंस अपडेट में बताया था कि सरगोधा में एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का मिराज 5 रोज एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लेकिन उस दुर्घटना को लेकर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। और हमेशा की तरह जो पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा विंग DG ISPR है तो वो इसको भी एक तरह की फेक न्यूज़ ही बता रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस क्रैश को लेकर ऑलरेडी वीडियो सामने आ गई थी। वो बात अलग है कि जिस तरह से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर सेंसरशिप चल रही है तो संभावित रूप से वहाँ की आम जनता शायद इस तरह की वीडियो से अवगत हो। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को इस मिराज 5 रोज एयरक्राफ्ट के क्रैश को कवर करने से मना किया है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये कि पूरा प्रयास किया गया था इस वाले क्रैश को भी छुपाने का, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के अपने नुकसान को पाकिस्तान ने छुपाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ यह कि मार्टिन बेकर ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट डालकर पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को ही बस्ट कर दिया, जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे कल पाकिस्तान एयरफोर्स का मिराज 5 रोज एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और चूंकि उस एयरक्राफ्ट में मार्टिन बेकर की PRM-4 इजेक्शन सीट लगी थी तो उसका इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट का पायलट सफलतापूर्वक इजेक्ट होने में कामयाब रहा। और इसको मिलाकर मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट 7,798 लाइफ्स को सेव कर चुकी है। बाकी वो बात अलग है कि पाकिस्तान की जाहिल जनता जो कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसी हुई है तो वो मार्टिन बेकर को भी झूठा बोल सकती है और शायद ये भी कह दे कि मार्टिन बेकर को भी भारत ने पैसे दिए ऐसा लिखने के लिए। इसके अलावा एक और अपडेट है कि नेपाल की जो वर्तमान स्थिति हो रखी है तो उसी का फ़ायदा उठाकर जो पाकिस्तान है वो भारत के खिलाफ एक नए तरह के नैरेटिव को बिल्ड करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें अलग अलग फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से फर्जी पोस्ट करके कुछ ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नेपाल के करंट सिचुएशन के लिए भारत जिम्मेदार है। और इन सभी अलग अलग पोस्ट का प्रमुख उद्देश्य है, पहला भारत और नेपाल के रिलेशंस को पूरी तरह से ख़राब करना और दूसरा भारत में नेपाल जैसी स्थिति क्रिएट करने का प्रयास करना। हालांकि वो बात अलग है कि वो अपने इन प्रयासों में सफल नहीं हो पाएंगे और उनके इस तरह के प्रयास अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से चल रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि इस तरह की सिचुएशन में भारत के सारे एडवर्सरीज जो साई ऑप्स चलाने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए भारत सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस तरह के सभी फर्जी पोस्ट से सावधान रहें। बुधवार को पोलैंड ने नेटो एलाइज के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मदद से अपने एयर स्पेस में ड्रोन्स को शॉट डाउन किया है। और जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई है तो उसके बाद से अभी तक ये किसी नेटो मेंबर के द्वारा पहली बार शॉट्स फायर किए गए हैं। पोलैंड के मुताबिक यूक्रेन में रशिया के एक बड़े हवाई हमले के दौरान उनके एयर स्पेस में करीब 19 ऑब्जेक्ट्स एंटर हुए थे और उनको शॉट डाउन किया गया जो कि उनके लिए खतरा थे। और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक ये एक लार्ज स्केल पर उकसाने वाली बड़ी गतिविधि है। उनका ये कहना है कि नेटो ट्रीटी के लिए उन्होंने आर्टिकल 4 को एक्टिवेट किया है, जिसके तहत नेटो एलाइज के मेंबर्स अपने सहयोगियों से परामर्श की मांग कर सकते हैं। बाकी रशिया ने इस इंसिडेंट से कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है और जबकि पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को सूचित किया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से वे ओपन कॉन्फ्लिक्ट के बेहद ही करीब थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास ये मानने का कोई कारण नहीं है कि हम युद्ध के कगार पर हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नेटो है वो इस इंसिडेंट को किसी हमले की तरह नहीं देख रहे बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ की तरह देख रहे हैं। और इस इंसिडेंट को लेकर नेटो के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से कहा गया है कि नेटो की टेरिटरी की डिफेंस को सुनिश्चित करने के लिए हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हैं। बाकी इसके अलावा तरह तरह के बयान देने के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से अनाउंसमेंट की गई है कि भारत और अमेरिका अपने बीच के ट्रेड बैरियर्स को एड्रेस करने के लिए नेगोशिएशंस को जारी रखेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि वे आने वाले सप्ताह में अपने वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बात करेंगे। चलिए बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद आर्मी की किस रेजिमेंट से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।